हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है कौटिल्य पीसीएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। क्लास 6 के एनसीईआरटी हिस्ट्री को हमने कंप्लीट कर लिया है। हर एक चैप्टर के साथ एमसीक्यू आपको उपलब्ध करा दिया गया था, है ना। तो ये कंप्लीट हो गया है। 10 चैप्टर, सभी चैप्टर्स को हमने अच्छे से पढ़ा है। अगर आप क्लास 6 के एनसीईआरटी को नहीं देखे हैं तो जाके इसे देखिए। हर चैप्टर के साथ एमसीक्यू है, उसे सॉल्व कीजिए। अगर वो सभी सेशन आप कर लेते हैं तो क्लास 6 में जो भी फैक्ट्स दिया हुआ है हिस्ट्री से संबंधित, आपको वहां कोई भी समस्या नहीं होगा। और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 7 के एनसीईआरटी को, है ना। बिल्कुल अच्छे से हमारे साथ कंटिन्यू करते चलेंगे, आपको हिस्ट्री में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये है क्लास 7 का पहला चैप्टर, जिसमें हम देखेंगे बिल्कुल इंट्रोडक्शन टाइप का ये चैप्टर है। बहुत टफ नहीं है। और बने रहिए हमारे साथ, हर एक फैक्ट्स पे नजर रखिए। और लास्ट में इस चैप्टर से संबंधित 10 महत्वपूर्ण एमसीक्यू यहां भी है, ठीक है। तो पूरे चैप्टर को बिल्कुल कंसंट्रेट करके देखना है, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि टालू प्रवृत्ति अपने अंदर पैदा मत होने दीजिए कि कल करेंगे, परसों करेंगे, वो मत होने दीजिए। काल करे सो आज करे सो अब, मैंने बताया था ना। लेकिन स्टूडेंट्स में एक प्रवृत्ति हमेशा पाई जाती है, आज करे सो काल करे सो परसों। ये नहीं करना है, ठीक है। तो फटाफट से एक बार सेशन को शेयर करके और आ जाइए वापस, ताकि हम इसे अच्छे से डिस्कस कर सकें, है ना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी चैप्टर का नोटिफिकेशन हो वो आप तक समय पर पहुंच जाए और आप इसे आसानी से रिवाइज कर सकें। आइए शुरू करते हैं। और देखिए, जो फैक्ट है हम लोग उसी पे बात करेंगे, पूरा चैप्टर को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अल इद्रिसी एक नाम यहाँ पे मिल रहा है। और अल इद्रिसी कौन थे? तो अरब के व्यक्ति थे और एक भूगोलवेत्ता थे, याद रखेंगे, है ना। तो अल इद्रिसी कौन है? भूगोलवेत्ता है। इनका नाम यहाँ पर क्यों है? क्योंकि सबसे पहले इन्होंने अब एक मानचित्र बनाया था, और इनका मानचित्र जस्ट उल्टा है। जैसे मान लीजिए कि ये है आपका इंडिया, मान लेते हैं, है ना, ये इंडिया है। तो जो श्रीलंका हमें यहां दिखता है, तो अल इद्रिसी ने अपने मैप को जस्ट उल्टा बनाया था और यहां पे श्रीलंका दिखाया था, है ना। तो अल इद्रिसी उन पहले व्यक्तियों में से हैं जिन्होंने मैप बनाया था किसी भी क्षेत्र का। और ये अरब के थे और एक भूगोलवेत्ता थे, यानी भूगोल से संबंधित अध्ययन करते थे। इनका नाम आप याद रखेंगे, अल इद्रिसी का नाम, है ना। अब देखते हैं, यहाँ कुल मिला के इंट्रोडक्शन टाइप का है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको एक मोटा मोटा जानकारी दिया जाएगा कि हर एक बार के बारे में, चाहे वो इतिहासकार हो, भारत के संदर्भ में उन्होंने क्या कहा, धर्म व्यवस्था के बारे में, जाति व्यवस्था के बारे में उन्होंने क्या क्या टीका टिप्पणी की है, हम उसी को देखने वाले हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण नाम आता है मिनहाज ए सिराज का। और मिनहाज ए सिराज एक इतिहासकार थे। देखिए, क्या हो सकता है ना कि आपके एग्जाम में एक तरफ दे देगा पर्सनैलिटी का नाम, और दूसरी तरफ दे देगा उनसे संबंधित पेशा कि वो क्या करते थे। अब मान लीजिए कि अल इद्रिसी, आपको लगेगा कि ये हो सकता है यात्री होंगे या इतिहासकार होंगे, तो मिला दीजिएगा आप इतिहासकार वाले में, हो जाएगा गलत। तो अल इद्रिसी एक भूगोलवेत्ता थे, इसीलिए आपको याद रखना जरूरी है। दूसरा है मिनहाज ए सिराज, और मिनहाज ए सिराज एक इतिहासकार थे, ये भी याद रखेंगे। मिनहाज ए सिराज ने 13वीं सदी में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। और इनके हिंदुस्तान में कौन कौन सा क्षेत्र शामिल था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसमें शामिल था पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच का क्षेत्र। तो अगर ओवरऑल कहें तो उन क्षेत्रों में हिंदुस्तान शब्द को शामिल किया गया, या हिंदुस्तान के शब्द में उन क्षेत्रों को शामिल किया गया जहां दिल्ली के सुल्तान का अधिकार था। ठीक है। तो दिल्ली के सुल्तान का अधिकार था, उन क्षेत्रों को हिंदुस्तान कहा किसने? मिनहाज ए सिराज ने। नाम याद रखेंगे। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये याद रखेंगे कि उस समय के इतिहासकारों के द्वारा, मध्यकाल के इतिहासकारों के द्वारा जो हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, उसमें दक्षिण भारत शामिल नहीं था। ठीक है, याद रखेंगे, दक्षिण भारत उसमें शामिल नहीं था। देखिए, ये एनसीईआरटी में बताया गया चीज है, बिल्कुल इसी को फैक्ट मान के चलना है, क्योंकि एनसीईआरटी सबसे ऑथेंटिक सोर्स है ना। तो मध्यकाल के इतिहासकारों के द्वारा जो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया जाता था, उसमें दक्षिण भारत का शामिल कभी नहीं हो सका, यानी दक्षिण भारत उसमें शामिल कभी नहीं हो सका, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट बाबर है, जो हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल करता है, लेकिन बाबर इस उपमहाद्वीप के लिए हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल करता है। और उपमहाद्वीप का भूगोल,
उपमहाद्वीप के पशु पक्षी कैसे हैं और इस उपमहाद्वीप के लोग कैसे हैं और उनकी संस्कृतियां कैसी है, उसे दर्शाने के लिए हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया। तो देखिए, बाबर का हिंदुस्तान और मिन्हाज ए सिराज का हिंदुस्तान, इन दोनों में अंतर है ना। क्या अंतर है? बाबर जो है इस पूरे उपमहाद्वीप के संस्कृति, भूगोल, पशु पक्षी की जानकारी देने के लिए हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल करता है, जबकि मिन्हाज ए सिराज जो है वो एक इतिहासकार था और वो हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल सिर्फ दिल्ली के सुल्तान के अधीन जो क्षेत्र है उसके लिए करता था। इन सभी अंतर को याद रखेंगे, आपसे कहीं भी ऐसा सवाल बनाया जा सकता है और अगर आप ऐसे नहीं पढ़ेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत होना तय हो जाएगा, है ना। तो अब आप देख लीजिए, आपको गलत करना है या फिर सही करना है। सही करना है तो फिर आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना होगा। मैं जो यहाँ पे बता रहा हूं आपको बिल्कुल बारीक बिंदु को, उसे अंतर को याद रखना होगा अच्छे से, है ना। एक टर्म आता है अभिलेखागार। तो अभिलेखागार क्या हो सकता है आपको पता होगा, वो क्षेत्र या वो स्थान जहां पर अभिलेख को रखा जाता है या संग्रहित किया जाता है ना। तो ये बहुत तो ऐसा परेशान करने वाला टर्म है नहीं, इजी, आप इसको याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहां एक टर्म है मिनिएचर। मिनिएचर जो वर्ड है ये यूज किया जाता था लघु चित्रों के लिए, छोटे चित्र जो बनाए जाते थे। मिनी का मतलब क्या है? छोटा। तो मिनिएचर जो है ये छोटे चित्रों के लिए प्रयोग किया जाता था। यहां पर बहुत ऐसी चीज है जो आप पढ़ सकते हैं, पर ये एक उस समय के समाज को जानने का एक माध्यम है और वो आप नहीं भी जानेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, ये मेंस के लिए काम आ सकता है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि छापा खाना नहीं था, तो उस समय पे जो लिपिक होते थे या फिर नकल नवीस होते थे जो हाथ से पांडुलिपि को लिखते थे, वो हर एक पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। तो ये मतलब मेंस में भी बहुत ज्यादा काम नहीं आएगा, इसलिए मैं इन चीजों को छोड़ते जाता हूं। जो इंपॉर्टेंट होता है बस हम उसी को डिस्कस करते हैं और आपको फोकस सिर्फ उसी पे करना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा महत्वपूर्ण बात है। अब देखिए, जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी जो है ये 14वीं शताब्दी के इतिहासकार हैं। मिन्हाज ए सिराज जो थे वो 13वीं शताब्दी के इतिहासकार थे, है ना। मिन्हाज ए सिराज 13वीं शताब्दी के इतिहासकार हैं, जबकि जियाउद्दीन बर्नी 14वीं शताब्दी के इतिहासकार हैं। कई बार आपसे इतिहासकारों का नाम देके या फिर किसी व्यक्ति का नाम देके आपको उनसे संबंधित काल का नाम पूछ लिया जाता है आपसे, और आप इस तरीके से याद नहीं रखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो जियाउद्दीन बर्नी 14वीं शताब्दी के हैं और सिराज जो हैं ये 13वीं शताब्दी के हैं। ठीक है, एक बार और आपको दिखा देता हूं, कहां गया सिराज का नाम। ये देखिए सिराज, ये देखिए, है ना। मिन्हाज ए सिराज 13वीं शताब्दी के, और अभी हमने आपको जियाउद्दीन बर्नी बताया जो 14वीं शताब्दी के थे। और अल इद्रिस का नाम है क्या, देखिए ये 1100 समथिंग ईस्वी में है, मतलब कि ये 12वीं शताब्दी के व्यक्ति थे, है ना। तो ये भी याद रखेंगे, अल इद्रिस 12वीं शताब्दी के भूगोलवेत्ता हुए। मिन्हाज ए सिराज जो हैं ये 13वीं शताब्दी में हुए, और जो जियाउद्दीन बर्नी जिनके बारे में अभी हमने देखा वो 14वीं शताब्दी में हुए। ये काल को भी याद रखेंगे, ऐसा भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ कुछ नए परिवर्तन देखने को मिलता है, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे वो तकनीक के क्षेत्र में हो, तो उनसे संबंधित कुछ यहाँ पे टर्म्स हैं, उसे याद रखेंगे। रहट। रहट क्या होता है? सिंचाई में प्रयोग किया जाने वाला एक उपकरण है रहट। और आपको आश्चर्य होगा, यूपीएससी में यहां से एज इट इज सवाल पूछा गया था। यूपीएससी का पीवाईक्यू जब उठाएंगे तो आपसे सीधा सवाल वहां पर पूछा गया था कि रहट मध्यकाल में प्रसिद्ध था, किस लिए, किस कारण से, या रहट का अर्थ क्या होता है। ऐसा ही एक सवाल है, यूपीएससी का पीवाईक्यू आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट है ये बताने के लिए मैं आपको यूपीएससी के उस क्वेश्चन का याद दिला रहा हूं, है ना। तो रहट क्या होता है? सिंचाई में प्रयोग किया जाने वाला एक उपकरण है। चरखा तो ये कताई में प्रयोग होता था, ये तो आपको पता ही है। आलू, मक्का, मिर्च और चाय, कॉफी, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं, इसे आप नोट करते चलेंगे, है ना। इसे ये यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, तो पेन पेपर लेके फटाक से रेडी हो जाइए ताकि आपको बता सकूं। आलू, मक्का और मिर्च जो है ये भारत में लाया गया किनके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। ठीक है, इसे याद रखेंगे, पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। कहां से अगर क्षेत्र आपसे पूछ ले तो मध्य अमेरिका के क्षेत्र से लाया गया था। तो आलू, मक्का, मिर्च लाया गया है पुर्तगालियों के द्वारा, किस क्षेत्र से लाया गया था? मध्य अमेरिका वाले क्षेत्र से। चाय
भारत में आया है चीन से, और कॉफी लेके आए हैं बाबा बुदन। बाबा बुदन एक व्यक्ति थे जिन्होंने यमन से कॉफी लेके आए भारत में, है ना। तो अगर कॉफी का मैं जो एक करंट अफेयर्स का टॉपिक पढ़ा रहा था उसमें अरेबिका कॉफी के बारे में जब पढ़ा रहा था तो वहां भी बाबा बुदन का जिक्र हुआ है। बाबा बुदन के नाम पे एक एरिया का ही नाम पड़ गया है जहां कॉफी का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है ना। तो अगर आपसे पूछे कॉफी कहां से आया है भारत में, यमन से। चाय आया है चीन से। आलू, मक्का और मिर्च आया है मध्य अमेरिका से, और इसे लाने का श्रेय दिया गया है पुर्तगालियों को। ठीक है, चलिए ये भी एक यूपीएससी का पीवाईक्यू है। आप इसी साल का 2024 का एग्जाम उठाइए पेपर, आपको उसमें मिल जाएगा। आगे देखते हैं। अब यहां पर एक समुदाय का नाम है जिनका नाम था राजपूत, जो आज के समय में एक जाति विशेष के लिए उपयोग किया जाता है ये शब्द को। मध्यकाल में राजपूत शब्द जो है ये इस्तेमाल किया जाता था योद्धाओं के समूह के लिए। हर वो व्यक्ति जो राजा की सेना में शामिल होता था उसे राजपूत कहते थे। और उस समय का समाज ऐसा था, कोई व्यक्ति ये निर्धारित नहीं था कि ये किस समाज का है। कहीं से भी कोई व्यक्ति आके राजा की सेवा में लगता था, और अगर वो अच्छा युद्ध कर रहा है, उसके पास युद्ध कौशल है, तो वो राजपूत वर्ग में शामिल हो जाता था। वही यहां पर बताया गया है। राजपूत योद्धाओं के समूह के लिए प्रयोग किया जाता था। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि सेनापति और सैनिक भी शामिल होते थे, है ना। सैनिक यानी कि जो पैदल सिपाही वगैरह होते थे उन सब को भी राजपूत कहा जाता था। और ये पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग सेना शासक की सेनाओं में लगे रहते थे, है ना। जाति व्यवस्था से संबंधित एक बहुत फैक्ट अभी यहां पर आपको देखने को मिलेगा। देखिए, जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगा, किस आधार पे अंतर अंतर बढ़ने लगा, जैसे कि उनके पास कितनी संपत्ति है ना, वो कितने अमीर हैं, उन सब से दर्जा निर्धारित होता था। और वो दर्जा कभी भी अस्थाई नहीं होता था। देखिए, पृष्ठभूमि, व्यवसाय, इन सब के आधार पर ऊंचा और नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जा कभी भी अस्थाई नहीं था, अस्थाई था। इसका एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए एक घर है, उस घर में 5 लोग हैं, पांचों लोग जॉब करते हैं। एक आदमी का इनकम है मान लीजिए 25,000, और एक आदमी का इनकम है मान लीजिए 1 लाख। तो 1 लाख वाला आदमी सबसे अमीर हो गया, है ना। लेकिन क्या ये हमेशा अमीर रहेगा? अब मान लीजिए ये एक ऐसे शहर में जाता है जहां पे 5 लोग हैं, पांचों लोग का इनकम 2-2 लाख है, और ये गया छठा आदमी, इसका 1 ही लाख है। तो वहां गरीब कौन हुआ? वहां तो ये 1 लाख वाला गरीब हो जाएगा ना। तो उसी प्रकार से जाति व्यवस्था का जो दर्जा मध्यकाल में दिया जाता था वो कभी अस्थाई नहीं होता था, है ना। अगर वो किसी दूसरे क्षेत्र में जाते थे, फिर वहां का स्ट्रक्चर कैसा है, उस समाज का स्ट्रक्चर कैसा है, उस हिसाब से इनका दर्जा भी चेंज हो जाता था, है ना। देखिए, जाति व्यवस्था का जो दर्जा था वो निर्भर करता था कि उनके हाथों में कितनी सत्ता है, मतलब पावर, उनका समाज में क्या प्रभाव है, और उनके पास कितने संसाधन हैं। इन सब के आधार पर नियंत्रण करता था जाति व्यवस्था से संबंधित दर्जा, और ये दर्जा हमेशा बदलते रहता था एक स्थान से दूसरे स्थान तक, है ना। तो याद रखेंगे इन सभी फैक्ट्स को। और जाति, प्रत्येक जाति के लिए अपना अपना नियम होता था, और उस नियम का पालन करवाने के लिए एक सभा बनाई जाती थी। जातियां अपनी एक सभा बनाती थी, और उस सभा में शामिल कौन होते थे? तो उस जाति से संबंधित बड़े बुजुर्ग शामिल होते थे, जिन्हें जाति पंचायत कहा जाता है। आप भी अगर गांव में रहते होंगे तो आप भी जाति पंचायत तो जरूर देखे होंगे। आपका अपना एक जाति होगा, है ना। आप जिस जाति के हैं उस जाति के बड़े बुजुर्ग मिलके अक्सर बैठक किया करते होंगे। किसी का व्यवहार खराब हो गया होगा, या कोई समाज में कुछ गलत कर रहा है, उस पर आधारित बैठक होती होगी। उसी को जाति पंचायत कहते हैं, और ये आज से नहीं सदियों से चलता आ रहा है हमारे समाज में। तो आप में से कितने लोग हैं जो ऐसे जाति पंचायत को बिल्कुल सामने से अनुभव किए हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है हमारे सामने। एक संस्कृत प्रशस्ति है, और उस संस्कृत प्रशस्ति में गयासुद्दीन बलबन के बारे में बताया गया है कि ये बहुत बड़े क्षेत्र का राजा था। पूर्व में बंगाल से लेकर के अफगानिस्तान तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था, और संपूर्ण दक्षिण भारत भी इसके साम्राज्य में आते थे। ऐसा एक संस्कृत प्रशस्ति में कहा गया है गयासुद्दीन बलबन के बारे में, है ना। याद रखेंगे बलबन के बारे में। और बलबन कब से कब तक राजा बना था? 1266 से 1287 ईस्वी तक बलबन का ये टाइम पीरियड याद रखेंगे। वैसे जब हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे तो वहां ये सब आपको डिटेल में बताया जाएगा, है ना।
तो संस्कृत प्रशस्ति में किस दिल्ली के सुल्तान के बारे में यह कहा गया है कि वह बड़े साम्राज्य का राजा था? गयासुद्दीन बलबन, याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ एक पुस्तक का नाम है मसालिक अल अबसर फी ममालिक अल अमसर, बहुत लंबा नाम है, ये याद रखने का जरूरत नहीं है, बस याद रखिए कि लिखा कौन है, शिहाबुद्दीन उमरी। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कई बार एग्जामिनर हमें चौंका देते हैं, ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछ देगा, है ना। हम लोग जिस चीज को इग्नोर करना चाहते हैं वहीं से आपसे सवाल पूछा जाता है, तो बेहतर है कि थोड़ा लंबा लग रहा है लेकिन इसे याद कर लीजिए, लिख के रख लीजिए, अपने सामने दीवार पे चिपका लीजिए, आपको याद हो जाएगा इस बुक के लेखक कौन है। तो मसालिक अल अबसर फी ममालिक अल अमसर, इसके लेखक कौन है? शिहाबुद्दीन उमरी, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहां क्या है। भाषा और क्षेत्र के बारे में बताते हुए अमीर खुसरो का जिक्र हुआ है। अमीर खुसरो 12वीं से 13वीं शताब्दी के कवि थे। इन्होंने भारत के अलग अलग भाषाओं के बारे में बात किया और फिर बताया कि इस उपमहाद्वीप में या इस क्षेत्र में प्रत्येक भाषा से अलग एक और भाषा है जिसे संस्कृत कहते हैं, और उस संस्कृत को केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता उसे नहीं जानती है। ये बात किसके द्वारा कहा गया? अमीर खुसरो के द्वारा कहा गया, संस्कृत से संबंधित, है ना। इसे याद रखेंगे। 18वीं सदी में मुगल वंश पतन की तरफ था, तो उस समय बहुत से दूसरे क्षेत्र के ऐसे छोटे छोटे सामंत या राजा हुए जिन्होंने अपनी सत्ता स्थापित करने की कोशिश की, और उसी में हम लोग आगे पढ़ेंगे सिख साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, इन सभी को हम पढ़ेंगे आगे चैप्टर में, है ना। देखिए धर्म का स्वरूप कैसा था मध्यकाल में? तो धर्म स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर निर्भर होता था मध्यकाल में। ऐसे भी आप देख लीजिए कि एक जगह धार्मिक स्वरूप कुछ और होता है, दूसरे जगह धार्मिक स्वरूप कुछ और होता है। एक एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको, जैसे मान लीजिए बंगाल और बिहार ले लीजिए। बिहार के लोग जो हैं ये आपके कार्तिक के महीने में बिल्कुल ये परहेज करते हैं हर चीज से, लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं, मांस वांस तो दूर का बात है, ये लोग छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि बिहार में कार्तिक के महीने में छठ का पूजा मनाया जाता है, जो कि अभी हाल ही में पार हुआ है। दूसरा है बंगाल। बंगाल में कार्तिक के महीने में ही होता है काली पूजा, और यहाँ के लोग हमेशा मतलब खाते हैं मीट मछली। तो धर्म का स्वरूप भारत में ही दो क्षेत्रों में कैसा चेंज हो गया है, ये मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो हमेशा धर्म निर्भर करता है किस चीज पर? आपके समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी है, इस पर निर्भर करता है धर्म का स्वरूप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या हमारे सामने इंपॉर्टेंट है। कुरान शरीफ जो है आप जानते हैं इस्लाम धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है कुरान शरीफ, और कुरान शरीफ का आगमन भारत में कब हुआ था? 7वीं सदी में हुआ था, है ना। 7वीं सदी में हुआ था। किसके द्वारा? व्यापारियों और प्रवासियों के द्वारा। तो अगर आपसे पूछे कि कुरान शरीफ का आगमन भारत में कब हुआ है? 7वीं सदी में। किसके द्वारा? व्यापारियों और प्रवासियों के द्वारा, है ना। इस्लामिक कानून के अनुसार जो न्याय करने का काम करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? उलेमा। कई बार यह सवाल पूछा गया है एग्जाम में। तो इस्लामिक कानून के अनुसार न्याय करने का काम करते थे जो, उन्हें क्या कहा जाता था? उलेमा, है ना। इस्लाम में दो पंथ हैं, एक है शिया और एक है सुन्नी। शिया पंथ जो है ये किसे मानता है, मतलब किनकी शिक्षाओं का पालन करता है? तो अली। अली कौन है? पैगंबर मोहम्मद के दामाद थे अली। उनकी शिक्षाओं को मानने वाले लोग शिया कहलाते हैं। जबकि सुन्नी जो हैं पैगंबर साहब को मुख्य मानते हैं और खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते हैं। तो आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करने वाले वाला पंथ, इस्लामिक पंथ क्या कहलाता है? तो वो सुन्नी कहलाता है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण है क्या। देखिए मध्यकाल के बाद आधुनिक काल आता है। तो आधुनिक काल क्यों कहा गया है उसे बताते हुए यहां एक लाइन लिखा गया है कि आधुनिक काल में भौतिक उन्नति के साथ साथ बौद्धिक प्रगति का भाव भी जुड़ा हुआ था। तो अगर आपसे पूछे आधुनिकता का क्या अर्थ है, तो आधुनिकता का अर्थ हो जाएगा भौतिक उन्नति के साथ साथ बौद्धिक प्रगति भी, है ना। तो ये दोनों भाव जो हैं जुड़े हुए हैं आधुनिकता से। अब यहाँ एक एनसीईआरटी में जैसा कि रहता है सही और गलत कथन चुनने वाला, हम लोग उसे देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम देखेंगे अपने महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को।
तो पहला कथन है सन 700 ईस्वी के बाद के काल के संबंध में अभिलेख नहीं मिलते हैं। तो क्या ऐसा कहीं हमने देखा है कि 700 ईस्वी के बाद अभिलेख नहीं है? तो ये कथन तो आपका, हालांकि ये कथन सही है क्योंकि 700 ईस्वी के बाद तो नहीं मिलता है, लेकिन इसे पूरी तरीके से इग्नोर नहीं किया जा सकता है, तो ये कथन हो जाएगा आपका गलत। दूसरा है इस काल के दौरान मराठों ने अपने राजनीतिक महत्व की स्थापना की, है ना। तो 700 ईस्वी में, 700 ईस्वी नहीं, ये किसके बारे में, इस काल के दौरान, तो ये 700 ईस्वी के बारे में ही पूछ रहा है। तो क्या इसी काल में मराठे आ गए थे क्या? तो मराठों का उदय तो कब होता है, जब शिवाजी आते हैं, तो 700 ईस्वी के समय पे तो नहीं आए थे, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा, तीसरा स्टेटमेंट है कृषि केंद्रित बस्तियों के विस्तार के साथ कभी कभी वनवासी अपनी जमीन से उखाड़ बाहर कर दिए जाते थे। ये बिल्कुल सही है। ये तो हम लोग जब ब्रिटिश भारत में आए और झारखंड के क्षेत्रों में जब उन्होंने अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया, उस समय भी हम देखते हैं तो कई बार वनवासियों को अपने क्षेत्र से अलग कर दिया जाता था। तो तीसरा स्टेटमेंट जो है ये सही है। और चौथा स्टेटमेंट है सुल्तान गयासुद्दीन बलबन असम, मणिपुर और कश्मीर का शासक था। तो बिल्कुल हमने जिक्र किया है, इसके बारे में कहा गया है कि इसका एक इतना बड़ा साम्राज्य था कि अफगानिस्तान, गजनी से लेके पूरा दक्षिण भारत इसमें शामिल था। तो चौथा स्टेटमेंट भी जो है ये सही है। तो इस प्रकार से हमने इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स को देख लिया है। अब हम देखेंगे इसी चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 7 एनसीईआरटी हिस्ट्री, जो कि अभी हमने डिस्कस किया। इसी से संबंधित 10 प्रश्न यहां पर हैं। आपको इन 10 प्रश्नों में से 10 सही करने हैं, क्योंकि सभी फैक्ट्स आपके साथ डिस्कस किया गया है। कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे, ठीक है। मैं बार बार कहता हूं, आप कमेंट बॉक्स में हाजिरी लगाते नहीं है, कमेंट बॉक्स में हाजिरी लगा के जाना है ना। चलिए, पहला प्रश्न है अल इद्रिसी था, कौन था अल इद्रिसी भाई? हमने बताया है क्या आपको अल इद्रिसी कौन था? तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, छाटिए। ऑप्शन ए है इतिहासकार, ऑप्शन बी भूगोलवेत्ता, ऑप्शन सी कवि, ऑप्शन डी मछुआरा। देखिए, आंसर आपको पहले देना है, फिर आंसर मैच करेंगे आप कि आंसर सही हो रहा है या नहीं। अगर ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा तेज चल रहा हूं, तो वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर दीजिए, फिर देखिए आंसर, ठीक है। तो अल इद्रिसी कौन था? ये एक भूगोलवेत्ता थे, है ना। 12वीं सदी में ये हुए, और कहां के भूगोलवेत्ता थे? अरब क्षेत्र से थे, है ना। इन्होंने ही पहला मैप बनाया था, जो कि उल्टा भी था, मैंने बताया चैप्टर डिस्कस करते समय, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा प्रश्न है हमारे सामने, मिनहाज ए सिराज द्वारा प्रयुक्त हिंदुस्तान शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शामिल था? बहुत अच्छे से ये बताया गया है आपको। मिनहाज ए सिराज जो है ये 13वीं सदी के इतिहासकार हुए थे, ठीक है। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप, ऑप्शन बी वर्तमान भारत का संपूर्ण क्षेत्र, ऑप्शन सी सुल्तान का अधिकार क्षेत्र दक्षिण भारत सहित, और ऑप्शन डी सुल्तान का अधिकार क्षेत्र दक्षिण भारत को छोड़कर। तो मिनहाज ए सिराज द्वारा प्रयुक्त हिंदुस्तान शब्द में कौन सा क्षेत्र शामिल था, आपको यह बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुल्तान का अधिकार क्षेत्र, जिसमें दक्षिण भारत शामिल नहीं था। याद रखेंगे, ठीक है। बाबर जो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग करता है, उसमें पूरे उपमहाद्वीप को शामिल करता है, ठीक है। कौन? बाबर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न को देखने से पहले आपको बता दूं, अगर आप ये पीडीएफ कलेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें। वहां ये सारा पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करा दिया जाता है। साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है मिनिएचर शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए एक प्रकार के हथियार के लिए, ऑप्शन बी दरबार के बड़े आकार के चित्रों के लिए, ऑप्शन सी लघु चित्रों के लिए, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मिनिएचर, जैसा कि मैंने बताया था, मिनी शब्द से याद रखिए, मिनी का मतलब होता है छोटा, तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लघु चित्रों के लिए इस्तेमाल किया जाता था मिनिएचर शब्द का, है ना। चौथा प्रश्न है रहट का इस्तेमाल किया जाता था। आपके सामने ऑप्शंस हैं, युद्ध भूमि में उपयोग किए जाने वाले हथियार के लिए, ऑप्शन बी घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथ के लिए, ऑप्शन सी आग्नेयास्त्र के लिए, और ऑप्शन डी सिंचाई उपकरण के लिए। तो ये मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, आपको बताया भी था कि ये यूपीएससी का पीवाईक्यू है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक प्रकार का सिंचाई उपकरण था रहट।
मध्यकाल में, है ना, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 5, मध्यकाल में राजपूत शब्द इस्तेमाल किया जाता था किसके लिए? आपके सामने ऑप्शंस हैं, एक विशेष जाति के लिए, ऑप्शन बी उत्तर भारत के राजा एवं सामंत के लिए, ऑप्शन सी इस महाद्वीप के राजा एवं सामंत के लिए, और ऑप्शन डी इस महाद्वीप के राजा सामंत सेनापति और सैनिक के लिए। तो राजपूत शब्द जो है ये कुल मिला के योद्धा समूह के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और इस योद्धा समूह में कोई भी शामिल हो सकते थे। ऐसा नहीं है कि वो किसी विशेष जाति से संबंधित थे, उसमें कोई भी शामिल हो सकता था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक इंफॉर्मेशन है आपके लिए, अगर आप जेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस है, तो आप हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपके सिलेबस को कंप्लीट कवर कराया जाएगा। पूरे एक साल का करंट अफेयर्स के एमसीक्यू के साथ आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। ये टेस्ट सीरीज आपको 299 में अवेलेबल कराया जा रहा है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। प्रत्येक जाति के सदस्यों के लिए उनके अपने नियम होते थे, जिसे पालन करवाने के लिए जाति पंचायत का गठन किया जाता था। इस सभा में कौन शामिल होते थे? इस जाति पंचायत में कौन शामिल होते थे, यह आपसे पूछा जा रहा है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, उस जाति के सभी वयस्क सदस्य, उस जाति के कुलीन पुरुष, उस जाति के कुलीन बुजुर्ग, और उस जाति के बड़े बुजुर्ग। कुलीन का क्या अर्थ है? कुलीन का अर्थ है संसाधनों से जो थोड़ा अमीर होते थे, है ना, जो किसी जाति के हैं और अमीर हैं, तो उसे कुलीन कहा जाता है, उस जाति से संबंधित। इसका आंसर क्या होगा? मैंने वर्तमान समय के जाति पंचायत से जोड़ते हुए इसे समझाया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी बड़े बुजुर्ग शामिल होते हैं। ऐसा नहीं है कि उस जाति से अगर कोई गरीब है तो वो बुजुर्ग शामिल नहीं होगा, उस जाति में बड़े बुजुर्ग सभी शामिल होते थे, है ना। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है मध्यकाल में विभिन्न जातियों के दर्जे अस्थायी थे, और दूसरा कथन है प्रत्येक क्षेत्र में इन जातियों के दर्जे समान रहते थे। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है। आपके सामने विकल्प हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो। तो क्या बताया गया था आपको? मध्यकाल में जो जाति का दर्जा था वो कैसा था? स्थायी था? नहीं, ये अस्थायी था, और प्रत्येक क्षेत्र में ये बदलता था। उनके पास कैसा प्रभाव है उनका, उनके पास कितने संसाधन हैं, इन सभी पर निर्भर करता था जाति का दर्जा। तो दोनों कथन यहां पर सही है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। दोनों कथन गलत है, माफ कीजिएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो एक ना ही दो। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे सामने। किसने कहा हिंदुस्तान में सभी भाषाओं से अलग एक संस्कृत भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं जानती है? कौन बोला था ऐसा? आपके सामने ऑप्शंस हैं, बाबर, अमीर खुसरो, इब्न बतूता और अल इद्रिस। इसमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ा जा रहा है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये हमने अच्छे से डिस्कस किया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो भी देख रहे हैं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देते हुए जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। मुस्लिम कानून के अनुसार न्याय का कार्य करने वाले को क्या कहते थे, यह आपसे पूछा जा रहा है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए पैगंबर, ऑप्शन बी खलीफा, ऑप्शन सी उलेमा, और ऑप्शन डी सिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उलेमा, जैसा कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, चलिए खलीफा कौन थे? तो सुन्नी समुदाय के लोग खलीफा का प्रभुत्व को स्वीकार करते थे, हमने पढ़ा है इसी चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे सामने। आधुनिकता शब्द में कौन सा भाव शामिल है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, भौतिक उन्नति, बौद्धिक उन्नति, सामाजिक उन्नति, या फिर ऑप्शन डी ए और बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी कि भौतिक उन्नति और बौद्धिक उन्नति, इसी को शामिल किया गया है आधुनिकता के भाव में। तो इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण 10 प्रश्न हमने देख लिया। आपके लिए इंफॉर्मेशन है, अगर आप हमारे करंट अफेयर्स के सेशन से नहीं जुड़ रहे हैं तो इससे प्लीज जुड़िए, क्योंकि यहाँ पर हर दिन झारखंड और देश विदेश से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों को डिस्कस किया जाता है, और सुबह सुबह ये आपके लिए वीडियो ले आया जाता है। तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि इसका इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचता रहे। पढ़ते रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए अध्याय के साथ। थैंक यू, जय हिंद,
जोहार झारखंड।